और ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रगल जितना ज्यादा होगा ना, सक्सेस का मतलब उतना उतना ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर कुछ मिल जाए बिना स्ट्रगल करके या लकीली, तो उसका मजा उतना आता नहीं है। और जब सक्सेस मिल जाएगा तो ये सब स्ट्रगल पे ऑफ कर देगा। और शायद इस स्ट्रगलिंग फेस को, इस पार्टिकुलर स्ट्रगलिंग फेस को तुम जिंदगी के एक टाइम में मिस करोगे। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस एपिसोड 2 में अगेन हम इनवाइट करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, एंड ही हैज बीन अ स्टूडेंट ऑफ अनअकैडमी प्लस एज वेल एज टीचिंग पाठशाला। फिलहाल ही का जो सीएसआई नेट एग्जाम हुआ था, इसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 79 शेयर किया है। ये गेट क्वालिफाई कर चुके हैं 2 बार, दैट इज मेनली इन लाइफ साइंसेस, मेनली in 2021 and in 2022 with all India ranking 125, and very recently इन्होंने qualify किया है WB set exam 2022, and he has been a silver medalist in his BSc botany as well as he has completed his master in MSc botany, and recently ध्रुवा का आइजर बरहमपुर में selection हुआ है as a PhD scholar. So everyone, let's welcome Dhruva Som. सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। आज के इस टॉक में हम बात करने वाले हैं ध्रुवा से, जिनकी क्वालिफिकेशन अभी जस्ट मैंने मेंशन की। बहुत सारे एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हैं। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही साथ कितना आसान या कितना टफ रहा यहाँ तक पहुंचना। सो हेलो ध्रुवा, हाउ आर यू? हेलो मैम। मैम आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ध्रुवा, मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपने सारे दोस्तों को अपने बारे में कुछ बताएं। ओके मैम। मैम पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ और आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूँ, मैं अपना स्टोरी शेयर कर सकूँ, मैं अपना जर्नी शेयर कर सकूँ। ये एक डेढ़ साल पहले जब मैं यूट्यूब वीडियो देखता था कि क्वालिफाइड लर्नर्स ने उनका एडुकेटर के साथ अपना स्टोरी शेयर करते हैं, तब शायद मैं सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे भी एक दिन ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैम, इट्स ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। Thank you, ma'am, once again to giving me this opportunity. Ma'am, myself ध्रुव सोम, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट का। मेरा स्कूलिंग है कोचबिहार का दीनहाटा से। मैं ग्रेजुएशन किया बॉटनी से फ्रॉम तूफानगंज कॉलेज अंडर कोचबिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है इन बॉटनी फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और मैम मैं in graduation I got the silver medal because I'm become the first class second in graduation. Okay, that's a great achievement actually. So आपका जो अभी फिलहाल का जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में कुछ बताइए, Yes, और ma'am. आपका फ्यूचर एम क्या है? मैम मैं अभी CSR JRF क्वालिफाई किया विथ ऑल इंडिया रैंक 79। मैं गेट एक्सेल क्वालिफाई किया विथ ऑल इंडिया रैंक 125 एंड मैं वेस्ट बंगाल सेट क्लियर किया। और सबसे स्पेशल बात मुझे मेरे बारे में जो लगा कि मैं मेरा ये सब एग्जाम सिर्फ 17 डेज के अंदर क्लियर हो गया था। और मैं एक्चुअली 17 मार्च 2022 तक मैं सिर्फ एक MSc क्वालिफाइड स्टूडेंट था, जस्ट MSc क्वालिफाइड स्टूडेंट। उसके बाद इन जस्ट विद इन 17 डेज मेरा 3 एग्जाम क्लियर हो गया। और मेरा एम ऐसा है कि मैं प्लांट रिलेटेड रिसर्च करना चाहता हूँ फर्दर जाके फ्यूचर में ओके दैट्स एज ए साइंटिस्ट। ओके। आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझे टेक्स्ट किया था कि मैम 17 दिन पहले मैं सिर्फ ध्रुवो सोम था, अभी मेरे नाम के आगे लगाने के लिए मैंने 3 क्वालिफिकेशन ले लिया। सो वो कहने को यस सिर्फ वो चीज थी, बट इट मतलब वो पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि यही होती है अचीवमेंट, कि एक खाली नाम होता है लेकिन कुछ मेहनत का ही सिर्फ एक रिजल्ट होता है कि उस नाम के आगे जोड़ने के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स हो जाते हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर सच अ ग्रेट अचीवमेंट। वो भी कहते हैं ना, जैसे आपने कहा 17 थैंक यू दिन सो मच मैम। में कहाँ से कहाँ चीजें चेंज हो गई। सो वेरी वेरी यस मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। ओके,
सो आपने अपनी ये प्रिपरेशन शुरू करना कब से मतलब स्टार्ट किया, कब से शुरू किया आपने प्रिपरेशन पीएसआई का? अ, अ, मैंने एमएससी के सेकेंड सेम 2020 का अक्टूबर सितंबर में स्टार्ट किया था। मेरा टारगेट था 2020 का नवंबर में जो सेशन नेट एग्जाम था उसको ट्रायल एग्जाम देने के लिए मेरा कोशिश था। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टैंडर्ड बुक्स, पथफाइंडर और अनअकैडमी का स्पेशल क्लास कर रहा था, जो टॉपिक मिल रहा था वो कर रहा था और ऐसे ही ट्रायल एग्जाम देने गया था। उसके बाद मुझे जब लगा कि मैं कर सकता हूँ वो एग्जाम देने के बाद, तब मैं एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट किया बोर्ड 2021 का जनवरी से। ओके उसके बाद मेरा एमएससी का थर्ड सेम का फाइनल एग्जाम था, फोर्थ सेम का डिसर्टेशन का वर्क था, उसके लिए कुछ मतलब टाइम मतलब देना पड़ा एमएससी के लिए भी, और उसके साथ साइमल्टेनियसली मेरा नेट का प्रिपरेशन भी चल रहा था। ओके। तो अगर हम एक ड्यूरेशन के बारे में बात करें कि कितने लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे थे, तो 2021 का जनवरी से 2021 का जो एग्जाम हुआ उस तक। ओके ओके, एक, चलिए। यस मैम, तो मतलब हम ऑलमोस्ट कैसे, एक साल होगा। ओके वही मैं कहने वाली थी कि ऑलमोस्ट यस एक मैम। साल में मतलब सारी चीजें कंप्लीट कर ली। दुर्बा सोम से दुर्बा सोम, दिस क्वालिफाइड, यस दिस मैम। क्वालिफाइड एंड दिस क्वालिफाइड। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपको क्या लगता है आपके प्रिपरेशन में यस सबसे प्लस पॉइंट क्या था, जो एक साल के अंदर आपने 3 एग्जाम, इतने बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो व्हाट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था, मैं ये सारे एग्जाम क्वालिफाई किया सेकेंड अटेम्प्ट में। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वेस्ट बंगाल सेट का, तो क्लियर नहीं हुआ, और सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट सेशन नेट का क्वालिफाई नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। और गेट का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई मैंने किया था, लेकिन रैंक और स्कोर उतना अच्छा नहीं था, और सेकेंड अटेम्प्ट में हो गया। और इस तीन एग्जाम का पहला एक्सपीरियंस मुझे बहुत हेल्प किया दूसरा अटेम्प्ट में अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। ओके, मतलब पहले की कमियों को आपने एक प्लस पॉइंट की तरह अपनी लाइफ में यूज किया। यस ओके, मैम, यस मैम। मतलब गलतियों से सीख के देन आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस मैम। तो यस आपने मैम। एक साल से तैयारी की, इस एक साल में खुद को मतलब मोटिवेट रखने के लिए क्या सोर्सेस का आपने इस्तेमाल किया? मेरा मेरा मोटिवेट मेरा प्राइमरी मोटिवेट मेरा पेरेंट्स था। इसका बहुत रीजन है, मैं आगे बताऊंगा। और मेरा प्राइमरी मोटिवेट मेरा पेरेंट्स था, और सेकेंडरीली मेरा टीचर्स, मेरा फ्रेंड्स, मेरा सीनियर्स, इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब उन लोगों का उम्मीद मेरे से भी ज्यादा था कि एक बंदा लाइफ में कुछ कर सकता है, तो मैं खुद के लिए कुछ करूँ या ना करूँ, उन लोगों के लिए जिंदगी में कुछ जरूर बनना चाहूंगा। सो स्वीट। ओके, चलिए, कहते हैं ना कोई एक सोर्स चाहिए होता है आपको आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो सोर्स यस कोई भी मैम। बन रहा हो। तो मैं पूछना चाहूंगी आपके प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट और सबसे टफेस्ट चीज क्या रही है, सबसे इजीएस्ट या सबसे टफेस्ट चीज क्या रही है आपके प्रिपरेशन? मैम, बाकी सीएसआर एस्पायरेंट की तरह मेरा भी वही टफेस्ट पार्ट था, जो होता है कि इतना सारा सिलेबस, इतना बड़ा बड़ा यूनिट्स, इतना स्टैंडर्ड बुक्स, इतना डिफरेंट डिफरेंट सजेशन, क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, इतना पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता, इतना पढ़ने के बाद भी भूल जाता हूँ। ये सब जो नॉर्मली होता है वो तो था। मेरे 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 साथ कुछ एडिशनल टफ टफ सिचुएशन था, वो था मेरा घर का फिनेंशियल प्रॉब्लम। मेरा मेरा प्रिपरेशन के टाइम और मास्टर्स के टाइम ऐसा बहुत दिन गया था, और ऐसा सिचुएशन था कि मेरे पास अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का भी पैसा था नहीं। और ऐसा ऐसा भी फेस आया था जब मुझे एमएससी इन बिटवीन शायद छोड़ सकता था। प्रिपरेशन तो दूर की बात, नेट क्वालिफाई करना तो दूर की बात, मुझे शायद प्रिपरेशन भी छोड़ना पड़ता। तो उस टाइम मुझे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। बोला कि कुछ भी हो जाए फैमिली का हालात, तुम बस छोड़ना मत, तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा जो ड्रीम हो वो अचीव करो, हम लोग अब तुमको सपोर्ट करूंगा। तो उस टाइम जो नॉर्मल प्रिपरेशन का स्ट्रगल, उस टाइम एक फाइनेंशियल स्ट्रगल की मैं नेट के लिए प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, इतना इतना मतलब ये दोनों स्ट्रगल मेरा लाइफ में सबसे ज्यादा था। और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो था, मतलब ये सोचना पड़ता था बीच बीच में कि घर का हालात अब कैसा है, आगे और भी बिगड़ ना जाए, ये सोच हर वक्त प्रिपरेशन के टाइम रहता था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं। तो उसके बाद क्वालिफाई करना मेरे लिए थोड़ा टफ था। अब कैसा लग रहा है इतना कुछ एक साथ हासिल करके? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा खुश लग रहा है कि मेरा पेरेंट्स बहुत खुश है कि उन लोगों ने मुझे बहुत विश्वास किया और मैं वो कर पाया। इसलिए नहीं, ऑफ बहुत कोर्स। ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे खुद से भी ज्यादा अच्छा लगता है कि उन लोगों ने खुश थे मेरे अचीवमेंट्स के बारे में,
मेरे अचीवमेंट्स के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो डिजर्व भी करते हैं, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको इतना सपोर्ट दिया, इतनी सारी ऑड्स होने के बावजूद भी, तो वो ये हैप्पीनेस डिजर्व यस करते हैं। ओके, वेल यस डन। मैम। ओके यस दुर्बास, तो अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी अगर अच्छी नहीं है तो फिर कहते हैं ना, आपने कितना गेन किया कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सब चीजें गड़बड़ हो जानी है। तो व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी और आइडियल रिवीजन स्ट्रैटेजी? पहले तो मैं ऐसे पढ़ता था कि जब प्रिपरेशन करता था, एक्चुअल प्रिपरेशन जब मेरा स्टार्ट हो गया था, तब मैं अनअकैडमी से अनअकैडमी क्लास ज्वाइन करके स्टार्ट किया था एक्चुअल प्रिपरेशन। तो तब मैं एक दिन में 2 यूनिट टारगेट करता था। एक होता है टफ टफ यूनिट लाइक बायोकेमिस्ट्री, एक होता था इजी यूनिट इवोल्यूशन। तो बायोकेमिस्ट्री का 2-3 क्लास करता था एक दिन में, और इवोल्यूशन का 1-2 क्लास। उसके बाद प्रीवियस पिछले दिन दिन में जो मैं क्लास किया उसके रिविजन करता था थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से नया क्लास करता था, और पिछला दिन का जो बाकी 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 क्लास मैं किया था ऑलरेडी उसका थोड़ा रिवीजन करता था। उसके बाद जब मेरा ऑलमोस्ट 10-11 यूनिट्स ऐसे हो चुका था, तब वो एग्जाम का एग्जैक्टली 3-4 महीने पहले मैं सिर्फ रिवीजन करते रहा। और, और पहला पहला जब रिवीजन स्टार्ट किया तो ऐसा होता था कि एक यूनिट रिवीजन करने में मुझे 10 दिन लगता था, 15 दिन लगता था। जब मैं एक रिवीजन हो गया, 2 रिवीजन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया, उसके बाद ऐसा होता था कि 3-4 दिन में एक रिवीजन कंप्लीट हो जाता था। तो ये रिवीजन का टाइम जितना रिड्यूस हो रहा था कि एक बायोकेमिस्ट्री के लिए लाइक पहले मुझे 10 दिन लगता था रिवीजन कंप्लीट करने में, उसके बाद धीरे धीरे वो 5 दिन होने लगा, 3 दिन होने लगा, और जितना रिड्यूस होते रहा मेरा दिन रिवीजन का टाइम, उतना मुझे लगने लगा कि मैं अभी कर सकता हूँ, मैं अभी बहुत मतलब काम मतलब पोटेंशियल है मेरे पास अभी, मैं कर सकता हूँ अच्छा। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन करते रहना चाहिए। और रिवीजन का डे जब जल्दी जल्दी रिड्यूस होने लगेगा, तब लगेगा कि तुम्हारा रिवीजन इफेक्टिव हो रहा है, कि 15 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 3 दिन, 3 दिन से एक दिन, ऐसे ऐसे मतलब ओके, उसके पता चल जाता है कि मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा रिवीजन इफेक्टिव हो रहा है। तो आपकी लाइफ में इतने सारे ऑड्स चल रहे थे, मतलब बहुत सी चीजें आउट ऑफ सिंक चल रही थी, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते थे आप इतना कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। मेरा मेरा पेरेंट्स ने मुझे इतना विश्वास करते थे कि मतलब सच बताऊं तो मेरा पेरेंट्स को भी ये भी नहीं पता कि सीएसएस जेआरएफ क्या होता है। तो उसके बाद भी उन लोगों को ये भरोसा था कि ये मतलब हमारा लड़का जो करेगा अच्छा ही करेगा, हमारा सपना पूरा पूरा करेगा। तो एक इसके लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे इतना विश्वास करते हैं। उन लोगों को तो ठीक से पता भी नहीं मैं कौन सा एग्जाम देने वाला हूँ, उसके बाद उसको वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मेरा क्या होगा लाइफ में, फिर भी मुझे विश्वास करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये मुझे अलग से कॉन्फिडेंस देता था प्रिपरेशन के टाइम, कि मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे मेरे लिए नहीं लेकिन पेरेंट्स के लिए तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली ये बहुत से घरों में सेम केस होता है, मतलब बहुत यस से मैम, स्टूडेंट एग्जैक्टली। का घर का सेम यही होता है कि जो पेरेंट्स यस सपोर्ट मैम। है उनको बहुत ही कम पता होता है कि इससे होगा क्या। उनको बस नाम वो रट लेते हैं कि सीएसआर यस होगा। मैम। बहुत कम पेरेंट्स को ये समझ में आता है कि ये फेलोशिप है, इससे ऐसा होगा वैसा होगा, ये बेनिफिट मिलेगा। यस। बट जस्ट हाँ। बिकॉज उनके बच्चे वो टारगेट कर रहे हैं, दे हैव अ सम काइंड ऑफ ट्रस्ट कि नहीं कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट यस मैम, एग्जैक्टली। सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स साइड साइड की। कुछ नहीं भी पता है उसके बारे में, बट फिर भी एक सपोर्ट सिस्टम बन के हाँ वो हाँ हमेशा हाँ। में रहते हैं। और वही आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी हाँ। स्टूडेंट का। यस। यस मैम, ऐसा भी होता है बहुत घरों में कि मतलब पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि तुम ये मत करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, लेकिन हमारा पेरेंट्स ऐसा था नहीं। मैं जो करता था उसमें विश्वास करता था कि वो अच्छा ही होगा शायद, इसलिए वो कर रहा है ऐसा। उसी का रिजल्ट है आज। ओके, फाइन। तो नॉर्मली क्या होता है जब भी एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, मतलब मैं जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है आपने ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो अवॉइड किया, या कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो एक बार करने के बाद आपको लगा कि नहीं अगली बार मैंने उसको अवॉइड किया, दैट इज वाई मैं आज जो है अपने एम को पूरा कर पाया। मैम, प्रिपरेशन के टाइम ऐसा बहुत सिचुएशन और फेज आता है जब लगता है कि इतना पढ़ता हो फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं नहीं होता है, इतना पढ़ता हो फिर भी याद नहीं रहता है। तब ऐसा लगता है कि मैंने शायद गलत एग्जाम चूज कर लिया, मेरे लिए शायद ये एग्जाम है नहीं, मैं डिफरेंट कुछ एग्जाम चूज करता हूँ। तो तब गिव अप नहीं करना है, तब होल्ड रखना है। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर थोड़ा ब्रेक लेके फिर से रिफ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है। तो उस टाइम मतलब बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ, रिफ्रेश होकर फिर से अच्छे से स्टार्ट करूंगा, ये जरूर होना चाहिए। और मेरे साथ भी हुआ था। और
शायद ये सबके साथ हुआ था, जो AIR 1 आया, AIR 2 हुआ, सबके सबके भी ऐसा सिचुएशन हुआ था कि बहुत टफ सिचुएशन आ गया था, उन लोगों ने ब्रेक लिया लेकिन छोड़ नहीं दिया। तो उस टाइम नहीं छोड़ना है, उस टाइम होल्ड रखना है, उस टाइम मतलब फ्रेश होके फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना है। तो मुझे ये लगा कि उस टाइम अगर मैं छोड़ देता या बाकी मेरा फ्रेंड्स कोई छोड़ देता है तो वो बहुत गलत होगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको मतलब आपका इंट्रोडक्शन देते हुए ही बताया कि आपने 3 एग्जाम क्लियर किए, तो इतने मल्टीपल एग्जाम के लिए आपने तैयारी कैसे की? मतलब एक साथ कर रहे थे या फिर कोई और सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? मैम पहला बात तो ये तो सबको पता है कि CSIR है मदर ऑफ ऑल एग्जाम। तो CSIR का प्रिपरेशन करते करते बाकी का एग्जाम का आधा से ज्यादा प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाता है। तो एक एडिशनली जो करना पड़ता है कि वेस्ट बंगाल सेट गेट और बाकी एग्जाम ओरिएंटेड जो होता है उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। लाइक इनके सब वेस्ट बंगाल सेट वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, लाइक पार्ट बी क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट। तो उसके लिए वो उस टाइप थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा बेसिक्स ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो मेन मेन है वो जनरल पार्ट। और जनरल पार्ट सेट का अलग है CSIR नेट से, उसके लिए थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये अलग एग्जाम जो WB सेट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अगर सॉल्व कर लिया तो हो जाएगा आसान से। और इनकेस ऑफ गेट वो भी सेम है, गेट का एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक उधर MSQ आता है, थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है, केमिस्ट्री आता है, जनरल का पेपर डिफरेंट है। तो इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा अलग सा केमिस्ट्री, अलग से जनरल, अलग से न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करना पड़ता है। और और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ते हैं। और ऐसे करते करते हो जाता है, उतना टफ होता नहीं है कि CSIR के लिए जितना मेहनत हम लोगों ने किया और सेम टू सेम मेहनत गेट के लिए भी करना पड़ेगा, सेम टू सेम मेहनत वेस्ट बंगाल सेट के लिए भी करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल है नहीं। थोड़ा उस ओरिएंटेड पर मतलब पढ़ने से हो जाता है। ओके, तो मतलब ऐसा होता है कि एक एग्जाम देने से पहले उस एग्जाम को स्टडी करना होता है कि वो एग्जाम क्या है, उसके बाद मतलब हो जाता है, तो पता चल जाता है, तो हो जाता है वो एग्जाम क्लियर। ओके, so, ध्रुव, जैसे कि टीचिंग पाठशाला पे तो मैं CSIR और गेट को कंपेयर करके बच्चों को गाइड करती रहती हूँ। WB सेट के बारे में मैंने आज तक कोई गाइडेंस नहीं दिया है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों को जो कि आपको देख रहे हैं, आप उनको एक बार ये बताएं कि CSIR और WB सेट में मतलब सिमिलैरिटी कहाँ पे है और डिफरेंसेस कहाँ पे हैं और उन डिफरेंसेस को कैसे तैयार करना सिमिलरिटी अगर तुम CSIR JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी तुम बहुत कुछ पढ़ चुके हो, बहुत कुछ जान चुके हो। उतना डीप डीप क्वेश्चन आएगा नहीं वेस्ट बंगाल सेट में। उसके लिए बेसिक क्वेश्चन आएगा, जस्ट लाइक पार्ट बी ऑफ CSIR नेट। तो बेसिक क्वेश्चन पढ़ने से हो जाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट का पेपर है वो बेसिक क्वेश्चन पढ़ने से हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ POQ क्विज प्रैक्टिस करना है, वेस्ट बंगाल सेट का जो POQ क्विज मिल जाएगा उसके लिए POQ क्विज प्रैक्टिस करना, और तुम्हें पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है। तो सब्जेक्ट पेपर ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट पेपर आसान है, लेकिन जनरल पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके लिए थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। चाहे तो एक जनरल पेपर का बहुत बुक्स मिलते हैं, वो पढ़ के वो थोड़ा पढ़ लेना तो हो जाता है। ओके, ओके, ग्रेट। Yes, ma'am. सो ये तो हो गई आपके एग्जाम की बातें। और जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो मैं Yes, अवॉइड ma'am. कर रही हूँ कि कितने यूनिट आपने टारगेट किए, XYZ एंड एवरीथिंग। वो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं कि कौन सी यूनिट टारगेट किया, कितना यूनिट टारगेट किया Yes. एंड ऑल दैट। तो मैं ओवरऑल ये तो था, मतलब पहले आपने क्या किया, ड्यूरिंग एग्जाम क्या किया। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज आपके इतने सारे एग्जाम क्लियर हो गए हैं, तो व्हाट आफ्टर दिस, व्हाट नेक्स्ट, आप अगला मतलब स्टेप क्या रखने वाले? मैम मैं सच बताऊं तो मैं जो जो सबसे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस किया कि मतलब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तुम्हें गाइडेंस तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद गाइडेंस मिलना बहुत मतलब टफ है। तब मतलब तुम्हारे पास JRF है, अब तुम कौन सा इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे हो, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छे है, कौन सा इंस्टीट्यूट के कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे है, कौन सा प्रोफेसर अच्छे है, इसके लिए एक मुझे मतलब एक बहुत गाइडेंस का जरूरत पड़ रहा है अभी। तो अभी मैं क्या कर रहा था, JRF क्लियर होने के बाद जहाँ पे मुझे फॉर्म मिल रहा था, जितना सारा IIT का फॉर्म मिला, जितना सारा आइजर का फॉर्म मिला, उसके बाद रिसर्च सेंटर का फॉर्म मिला, मैं सबका फॉर्म भर दिया। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने लगा। तो इंटरव्यू देने देने मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब सब 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 इंस्टीट्यूट में
अप्लाई करके कोई फायदा है नहीं। जो तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है प्लांट बायोलॉजी, उस रिलेटेड मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आईआईटीज में ऐसा होता नहीं, प्लांट बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च होता नहीं, तो फॉर्म फिलअप करके कोई फायदा है नहीं। अब तुम्हें जेआरएफ की वजह से अगर मिल भी जाता है तो तुम स्ट्रगल करोगे पीएचडी में जाके 5-6 साल, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है नहीं कि तुम्हारा डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट में जाके पीएचडी करोगे तो उसमें ज्यादा स्ट्रगल होगा। तो मैं अभी एक्सपीरियंस की वजह से अब मैं ये तय मतलब ये ठीक किया हूँ कि अभी उस डिपार्टमेंट का उस लैब में ही अप्लाई करूंगा जहाँ पे सिर्फ प्लांट बायोलॉजी रिलेटेड रिसर्च होता है। और मैंने आगे मोस्टली आइजर में टारगेट करूंगा, और आइजर का कुछ बायोलॉजिकल लैब में जाने का इच्छा है। ओके, तो अभी आप इंटरव्यू अटेंड करने के प्रोसेस में हैं? यस मैम, यस। कहाँ कहाँ पे अभी तक आपने इंटरव्यू दिया है? मैंने आइजर कोलकाता दिया, आइजर पुणे दिया, आईआईटी खड़गपुर दिया, आईआईटी कानपुर दिया, आईआईटी हैदराबाद दिया। ओके ओके, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट? मतलब द एक्सपीरियंस लेवल ऑफ, ऐसा कि मुझे एक झूठ, यस, सॉरी मैम। द लेवल ऑफ क्वेश्चन, द वे यू आर आंसरिंग, यस मतलब मैम। इन सब में व्हाट वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? मैम सच बताओ तो मुझे एक झूठ बोलना पड़ता था इंटरव्यू के टाइम, कि आईआईटी वाला जब पूछता था इंटरव्यू में कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो प्लांट बायोलॉजी है, लेकिन मुझे बोलना पड़ता था आइदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं तो सेल बायोलॉजी। तो उस रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट प्लांट बायोलॉजी, तो मैं उसके लिए भी लिटरेचर पढ़ता था, रिसर्च पेपर पढ़ता था। सेल बायोलॉजी में उतना मतलब इंटरेस्ट है नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन बेसिक तो है। फिर भी एक मतलब कॉन्फ्यूज हो जाता था, उन लोगों ने बहुत कॉन्फ्यूज कर देते, मतलब क्वेश्चन पूछते पूछते कॉन्फ्यूज कर देते, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। वो प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट उन लोगों को बताया जो मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है नहीं मेरा। मैं सिर्फ मतलब इंटरव्यू एक्सपीरियंस करने के लिए दिया था, तो ये मुझे पता चला। तो अभी तक सबसे बेस्ट इंटरव्यू कहाँ का अटेंड किया आपने? अ, अभी तक मैं आइजर बिहारमपुर का एक इंटरव्यू दिया, वो मेरा बेस्ट था। उसका सेकेंड राउंड इंटरव्यू होगा 8 तारीख को, जुलाई का। ओके, सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू राउंड। और कुछ थैंक यू अगर सो होता मच। है तो विल लेट ऑल ऑफ अस नो कि हाँ क्या हुआ है एंड ऑल। ओके, तो ये तो मतलब अभी आप इंटरव्यू के प्रोसेस में हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। तो हाँ, एक और चीज यहाँ पर जो कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है, ये इंटरव्यूज के बारे में पता कैसे चलता है? ऑल्दो हम बहुत बार बोलते रहते हैं कि कहाँ से पता करें, बट फिर भी बच्चों को दिक्कत रहती है कैसे जाने कि कहाँ पे क्या, कैसे इंस्टीट्यूट, जैसे आपने बोला बहुत दिक्कत हो रही है इंस्टीट्यूट ढूंढना, वहां पे लैब ढूंढना, तो आप इस दिक्कत को कैसे दूर कर रहे हैं? बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिल जाता है। उसके बाद पहला तो ऐसा होता है कि मेरा मेरा जेआरएफ मिलने के बाद यही टारगेट था कि मैं इधर आईआईटी में जाऊंगा नहीं तो आइजर में। तो जितना सारा आईआईटीज का फॉर्म आता था, मैं आईआईटीज को वेबसाइट में जाता था, ढूंढता था। और नहीं तो यूट्यूब में ऐसा बहुत चैनल होता है, टेलीग्राम में भी जो ग्रुप होता है ई लर्नम, उसमें भी दे देता है बहुत लोगों ने। तो ऐसे मिल जाता है। मगर पहले तो ये सिलेक्ट करना है तुम्हें कौन सा इंस्टीट्यूट में मतलब इच्छा है करने को। उसके बाद तुम अगर यूट्यूब में सर्च करोगे या गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ओके पहले तो चूज करना है कौन सा इंस्टीट्यूट में करना है, उसके बाद सर्च करने से मिल जाता है। ओके, तो आपने इतने सारे आप इंटरव्यू दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो मैं अगर पूछूं कि इस इंटरव्यू से सबसे अच्छी चीज आप कौन सी गेन कर रहे हैं, रिजल्ट का अगर थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि दैट इज वेरी ऑब्वियस कि आप अगर 10 इंटरव्यू देते हो तो सब जगह, क्योंकि आपका स्पेसिफिकेशन बहुत है, मतलब प्लांट इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर यू, तो आप सभी फील्ड में एडजस्ट करने को रेडी नहीं हो, यू वांट अ प्लान। तो वेरी ऑब्वियस कि आप इंटरव्यू तो बहुत यस जगह मैम। दे रहे हो, लेकिन सेलेक्टिव एरिया में चांसेस है कि यस यू विल बी गेट सेलेक्टेड इन दैट एरिया जहां पे आपका प्लांट का पोर्शन आपको मिल जाए। तो ये तो मतलब पॉजिटिव चीजें भी हैं कुछ, यस मैम। लेकिन नेगेटिव चीजें भी हैं कुछ। लेकिन जो चाहे एक्सेप्टेंस हो चाहे रिजेक्शन हो इन इंटरव्यूज, आप सबसे अच्छी चीज इन सब यस मैम। इन बीच में मतलब गेन क्या कर रहे हो? सबसे अच्छा चीज मुझे एक्सपीरियंस जो मिला कि तुम नॉर्मली सी एस जेआरएफ क्वालिफाई किया और तुम्हें एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ये बिल्कुल रिलेटेड है नहीं। तुम्हारा पास अच्छा जेआरएफ हो सकता है, अच्छा एआईआर हो सकता है, फिर भी तुम इस इंटरव्यू में अटक जाओगे अगर तुम्हारा वो डीप लेवल लेवल का नॉलेज है नहीं।
तुम लोगों ने इतना मतलब वो साइंटिस्ट इतना ब्रिलियंट है कि तुम अगर एक क्वेश्चन पूछने से आंसर दे दोगे, उसका इतना डीप क्वेश्चन पूछते ही रहेगा कि तुम खुद कॉन्फ्यूज हो जाएगा, खुद का नॉलेज के ऊपर मतलब शॉक शॉक करोगे कि मैं क्या सीखा, मुझे तो कुछ पता है ही नहीं, मुझे इतना कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तो मुझे ये फीलिंग्स बहुत बार आया कि मैं इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, सेल बायोलॉजी पढ़ा, लेकिन ये लोग मुझे कॉन्फ्यूज तब कर देते हैं, मैं कॉन्फ्यूज हो जाता हूँ, मेरे ऊपर खुद का विश्वास होता नहीं। तो ऐसा बहुत मुझे मतलब फील हुआ कि मतलब बहुत मतलब जेआरएफ और इंटरव्यू, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू क्रैक करना एकदम बिल्कुल रिलेटेड है नहीं, उसके लिए एक अलग सा डिफरेंट सा प्रिपरेशन लेना ही पड़ेगा। नहीं, ये आपने बहुत रियलिस्टिक बात बोली। बच्चे अक्सर रिलेट कर लेते हैं कि भाई जीआरएफ हो गया, अब तो लाइफ सेट, इंटरव्यू हो जाएगा, यस लैब मिल जाएगा, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग मतलब अलग चीज है। हाँ, एआईआर वन को भी बहुत दिक्कत हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करने में, और एआईआर 200 जो है उसको भी शायद आसान लगेगा इंटरव्यू क्रैक करने में। यही होता है। वही चीज है ना, मतलब हमको लगता है कि सीएसआर के बाद मतलब सारा स्ट्रगल खत्म, बट नहीं, इंटरव्यू में पहुंच नहीं के नहीं, आपको पता चलता है। डिफरेंट स्ट्रगल, उधर से डिफरेंट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मतलब एक कहते हैं ना, हमको लगता है कि हमने सब कुछ गेन कर लिया, सीएसआर क्लियर कर लिया, तो बट जब इंटरव्यू में बैठते हो यस तो मैम। आपको पता चलता है आपने सिर्फ इतना गेन किया है और बहुत कुछ गेन करना बाकी है। यस एंड मैम, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द एग्जैक्टली। नीड ऑफ नॉलेज इज, कभी वो रुकता नहीं है। आप इसके बाद भी मतलब जितने लंबे टाइम तक आप इस फील्ड में रहोगे, आपको लगेगा आपके पास नॉलेज कम ही है, वो कभी वो नहीं होगा। मतलब आपको ऐसा कभी सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा कि यस राइट नाउ मेरे हाँ पास इनफ नॉलेज आ गया है, नहीं, वो बनता हाँ हाँ, रहेगा, ऐसा। साइकिल चलती रहेगी, हाँ। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। यस मैम, एग्जैक्टली। ऐसा कभी फील ही नहीं आएगा इंटरव्यू में कि मैं अब सब जानता हूँ, मैं अब कुछ भी इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, ऐसा कोई फील होगा ही नहीं जिंदगी में। एक्चुअली हम लोग ये चीजें ना स्टूडेंट के साथ डिस्कस पहले नहीं करते हैं, ताकि वो ना डीमोरलाइज हो जाए, बट द रियलिटी इज दैट कि आपको सिर्फ एक यस छोटा मैम। सा फेज कंप्लीट करवाया जाता है सीएसआर के नाम पे, क्योंकि ठीक है यस वो मैम। पहला, दैट इज अ फर्स्ट ईयर। आपको वो, आप जब फर्स्ट ईयर को क्रॉस करोगे तभी तो सेकंड पे जाओगे, डायरेक्टली सेकंड पे जंप नहीं मार यस सकते। मैम। तो सबका एक फेज होता है कि यस पहले आप यस ए मैम, एग्जैक्टली। सीखोगे, बी सीखोगे, उसके बाद ही कंप्लीट सेंटेंस सीख सकते हो। एबीसीडी सीखे बिना आप वर्ड या सेंटेंस कैसे सीखोगे? एंड दैट इज द होल यस थिंग। मैम। तो आप जो, अगर मैं आपसे पूछूं मतलब आप क्या कुछ मतलब स्पेशल एसओपी का प्रिपरेशन या फिर रिसर्च प्रपोजल का भी प्रिपरेशन कर रहे हो? यस मैम, मैं प्लान प्लान रिलेटेड जो जिस काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ, लाइक स्ट्रेस फिजियोलॉजी, प्लान पैथोजन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, इसके लिए मैं लिटरेचर रिसर्च पेपर देखता हूँ गूगल पे, उसका स्टडी करता हूँ अभी। ओके, तो इंटरव्यू के लिए और क्या आप रिसर्च और बोलिए। उसके लिए रिसर्च प्रपोजल तो तैयार करता हूँ वो रिलेटेड, जो मतलब इंटरव्यू के फॉर्म फिलअप करने के टाइम काम में आता है। ओके ओके। तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन, क्योंकि आप अभी आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन की फेज में चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या आप जो रिसर्च पेपर होते हैं उनका भी यूज कर रहे हैं या फिर सिर्फ सिंपली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे पढ़ रहे हैं? हाँ, स्टैंडर्ड बुक, इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है वो स्टैंडर्ड बुक करने से हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन पूछे, जैसे मुझे आइजर पुणे से मेरा रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन पूछा था कि तुम क्यों ऐसा रिसर्च प्रपोजल लिखा, इसके साथ इस टॉपिक का क्या रिलेशन है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, रिसर्च प्रपोजल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर रिसर्च प्रपोजल से क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारा वो रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तुम कहाँ से लिखा, क्यों लिखा, उसके बाद फर्दर क्या करोगे इसको लेके। अगर नहीं पूछता है तो तुम्हारा डिजर्टेशन अच्छे से पढ़ना चाहिए, डिजर्टेशन में क्या किया पूरा डिटेल, डिजर्टेशन का डिटेल स्टडी। उसके बाद अगर डिजर्टेशन भी नहीं पूछता है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें स्टैंडर्ड बुक करके पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा डीप नॉलेज से क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लाइक सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी होना चाहिए, कि उन लोगों ने एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन बहुत पूछता है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक्सपेरिमेंटल बहुत पूछता है। ओके, चलिए, बहुत इंफॉर्मेशन आपने दिया हम लोग को रिगार्डिंग द इंटरव्यू फेज। अभी आप, क्योंकि अनामिका के साथ मेरा फर्स्ट एपिसोड में बात हुआ था, तो वो भी अभी इंटरव्यू, काफी इंटरव्यूज अटेंड करी है, उनका एक इंटरव्यू क्लियर हुआ है। आपसे हमने बात किया, आप भी अभी इंटरव्यू के फेज में चल रहे हैं, तो दोनों ही स्टूडेंट से काफी अलग अलग चीजें जानने को मिली, सीखने को मिला। सो एनी फाइनल मैसेज विच यू वांट टू गिव टू ऑल द एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू, जो कि आपको देख रहे हैं और जो कि शायद कहीं अंदर ही अंदर इस चीज को, कुछ बच्चे डिमोरलाइज हैं कि पता नहीं उनसे होगा या नहीं होगा, तो एनी स्पेशल मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फ्रेंड्स या फिर सीएसआई नेट्स पेरेंट? मैं यही बताना चाहूंगा, जितना सारा सीएसआर एस्पिरेंट अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए स्ट्रगल सेम ही है। किसके लिए
ज्यादा, किसी के लिए कम, ऐसा उतना डिफरेंस होता नहीं, सबके लिए स्ट्रगल सेम ही है। सिर्फ वो नहीं करना है कि जब जब ए फेस आए प्रिपरेशन के टाइम, कि इतना पढ़ रहा हूँ, इतना नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, याद नहीं रह रहे, भूल जा रहा हूँ, क्या होगा, क्या इतना सारा कॉम्पिटिटर्स, इतना अच्छा अच्छा स्टूडेंट, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा सिचुएशन जब ऐसा सोच आएगा दिमाग में, तब गिव अप नहीं करना, तब तब एक ब्रेक लेना, उसके बाद वो ब्रेक के बाद एक फ्रेश स्टेप करना। और मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई प्लान भी था नहीं। मेरा सिर्फ एक ही प्लान था कि जेआरएफ किसी भी तरह लग जाए। एक अटेम्प्ट में नहीं होता है कि जितना सारा अटेम्प्ट देना है दूंगा, लेकिन मेरा जेआरएफ ही लाना है, मेरा कोई प्लान भी था नहीं। तो जिन लोगों का प्लान बी होता है ना, उन लोगों का शायद ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब सिचुएशन आता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस एग्जाम को अच्छे से तैयारी, तब वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लान बी में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि प्लान ए भी कंप्लीट नहीं हुआ और शायद प्लान बी को जो स्टार्ट किया वो भी नहीं हुआ। तो ऐसे प्लान ए भी फ्लॉप हो गया, प्लान बी भी फ्लॉप हो गया। तो ये बताना चाहूंगा जिन लोगों के पास प्लान बी है, वो अल्टीमेट चॉइस होना चाहिए कि मेरा प्लान ए पूरा फ्लॉप हो गया, उसके बाद मैं प्लान बी में शिफ्ट किया। जो वो सिचुएशन जा पाएगा कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उस टाइम नहीं शिफ्ट करना है प्लान बी, उस टाइम होल्ड रखो, ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करो और कंटिन्यू करो। लेकिन प्लान बी में डायरेक्टली शिफ्ट नहीं हो जाना। प्लान ए में पूरा तुम्हारा 100% डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन दिखाना, उसके बाद अल्टीमेटली अगर नहीं होता है तो प्लान बी में शिफ्ट कर देना। यही बताऊंगा बाकी एस्पायरेंट्स को। और ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रगल जितना ज्यादा होगा ना, सक्सेस का मतलब उतना उतना ज्यादा आएगा। कि ऐसे ही अगर कुछ मिल जाए बिना स्ट्रगल करके या लकीली, तो उसका मजा उतना आता नहीं है। और जब सक्सेस मिल जाएगा तो ये सब स्ट्रगल पे ऑफ कर देगा। और शायद इस स्ट्रगलिंग फेस को, इस पार्टिकुलर स्ट्रगलिंग फेस को तुम जिंदगी के एक टाइम में मिस करोगे। जी, हर एक जिंदगी में अलग अलग फेज आते हैं। ये फेज यस मैम। भले ही हमें खुश नहीं करता, स्ट्रगलिंग फेज किसी को अच्छा नहीं लगता, पर कहते हैं यस ना, मैम। जितना बड़ा स्ट्रगल होता है, जीत की खुशी भी उससे दोगुनी ही होती है। मतलब यस मैम, एक एग्जैक्टली। कहावत है कि वो मंजिल क्या जो आसानी से मिल गई। स्ट्रगल किया है तो, क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड मतलब जीत के पास पहुंच के आप कुछ सीखते नहीं हो, आप इंजॉय करते हो जीत को, यस मैम। लेकिन जो सीखते हो वो स्ट्रगल पीरियड में सीखते हो। तो वो एक यस मैम, एग्जैक्टली। मैंडेटरी पार्ट है, हमें वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम सक्सेस के पास पहुंचते हैं ना, पीछे मुड़ के देखते हैं, तो हमको लगता है कि उस स्ट्रगल ने बहुत कुछ सिखा दिया। एक इमेच्योर से मैच्योर इंसान बना दिया, एक अंडरस्टैंडिंग इंसान बना दिया, एक प्रॉपर डीलिंग इंसान बना दिया, जो हर एक प्रॉब्लम को डील करना आप जानता है। तो जिस पॉइंट से स्ट्रगल शुरू हुआ और अभी आप जिस एम पे पहुंचे हो, इन बिटवीन आप इतना कुछ बदलाव अपने आप में फील करोगे, जो कि एक अच्छे फेवरेबल मूवमेंट में तो कभी भी वो गेन नहीं किया जा सकता था। यस मैम। ओके, तो दुर्बा, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें शेयर की, और साथ ही साथ आपकी जो जर्नी रही है, मतलब कंडीशन आपके वहां पे भी फेवरेबल नहीं थी, बट फिर भी आपने इतने यस अच्छे मैम। से इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, अपने माँ बाप का सपना सच किया, उनका नाम रोशन किया। उम्मीद करती हूँ आपका जो आने वाला जर्नी है वो भी अच्छा रहेगा, आपके इंटरव्यूज अच्छे जाएं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच मैम। प्लेजर इज माइन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने किसी स्टूडेंट के साथ, जो एक इनकम्प्लीट सपने के साथ मुझे ज्वाइन किया था, जब वो उसका सपना कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ये एक सिंगल फ्रेम को शेयर करके, एक स्क्रीन शेयर करके मुझे भी जानने को मिलता है कि, क्योंकि पूरे टाइम मैं ही अकेले बोलती रहती हूँ क्लास में सुनते मैं किसी को नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन ये एक मोमेंट ऐसा आता है कि मुझे खुशी होती है आप लोग को सुन के, आप लोग की जर्नी सुन के, आप लोग के अंदर जो चल रहा था, जो हम नहीं फील कर पा रहे थे, क्योंकि सिर्फ वन वे कॉन्वर्सेशन होता है। बट यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके।